हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम टू फेज मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन। इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको अनबाउंडेड सोल्यूशन को टू फेज मेथड में देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 2x1 माइनस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दे रखी हैं x1 प्लस x2 माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 8 4x1 माइनस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और 2x1 प्लस 3x3 3x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन इनइक्वालिटीज़ को कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में बदलना होता है, इक्वल के साइन में लेकर के आना होता है। तो हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 2x1 माइनस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते होते हैं। यहाँ आएगा x1 प्लस x2 माइनस 3x3। हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं हमेशा। ये वाली साइड हमारे पास क्या है, लेस देन है, यानी कि ये साइड छोटी है 8 से। तो अगर हम इस इक्वेशन में बदलना चाहते हैं, इक्वल का साइन लेकर के आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ यहाँ ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ऐड कर रहे हैं x4। उससे क्या होगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 8 के। अगर हम कभी वेरिएबल किसी को ऐड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, स्लैक वेरिएबल बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट को देखते हैं। ये हमारे पास 4x1 माइनस x2 प्लस x3। इधर अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड इनइक्वालिटी की, ये हमारी ग्रेटर देन है। तो हमें इधर कुछ माइनस करना होगा जिससे कि ये हमारे पास इक्वल हो जाए। यहाँ इक्वल हो गया 2। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3। यहाँ पर भी ये साइड ग्रेटर देन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ माइनस करेंगे। तो यहाँ मैंने x6 माइनस कर दिया और ये इक्वल हो जाएगा हमारे 4 के। तो फ्रेंड्स, इन वैल्यूज़ को जब हम टेबल में रखेंगे तो हमारे पास x4, नीचे वाले दो जगह पर x4 नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 0x4। ऐसे ही x5 बाकी दो पर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 0x5 0x5। ऐसे ही x6 इन दोनों में नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 0x6। अब अगर हम चेक करें तो अगर x4 पे देखें, x4 के नीचे फर्स्ट में 1 है, बाकी दो में 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 0 और नीचे वाली में भी क्या आ जाएगा, 0। हमारे पास इन दो पर 0 0 है तो ये हमारे पास बन जाएगा। x5 के नीचे देखें तो 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 और x6 के नीचे देखें तो यहाँ हो जाएगा 0 0, यहाँ पर है इसके साथ माइनस, तो यहाँ -1 लिखा जाएगा, -1। तो अगर हम देखें तो यहाँ आइडेंटिटी नहीं बन रही है। जब कभी भी ग्रेटर देन का साइन आ जाता है हमें वेरिएबल माइनस करना पड़ता है और हमारी आइडेंटिटी नहीं बनती है। तो आइडेंटिटी को कंप्लीट कराने के लिए फिर हम किसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए, एक तो यहाँ -1 और एक यहाँ -1 है, तो सेकंड वाले में एक तो इंट्रोड्यूस करना है और एक हमें थर्ड वाले में इंट्रोड्यूस करना है। जब इक्वल का साइन लगा हुआ हो ऑलरेडी और फिर भी हमें किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना हो, किस लिए, सिर्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहाँ x7 और x8 हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं। बाकी दो जगहों पर x7 नहीं है तो मैंने 0x7 लिख दिया। ऐसे ही x8 के लिए मैंने लिख दिया इन दोनों पर 0। अब x7 के नीचे है 0 1 0, तो x7 और x8 हमारे दो और आ जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 0 1 0 और इसमें बन जाएगा 0 0 1। तो अब हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमें 1 0 0 मिल रहा है, यहाँ पे 0 1 0 और यहाँ 0 0 1। ये माइनस की वजह से हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया। पहले हमारे पास था x1 x2 x3, तीन वेरिएबल थे, तीनों ग्रेटर देन इक्वल 0 थे, ये रिस्ट्रिक्शन थी। अब हमारे पास लिखना चाहो तो एक एक करके आप लिख सकते हैं, x1 से x8 तक, या फिर ऐसे लिख दीजिए xi ग्रेटर देन इक्वल 0 और i है जो हमारा वो 1 2 8 है। सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, चाहे आप अलग अलग लिख दीजिए। 1 2 3 से लेकर के 8 तक सभी के सभी ग्रेटर देन 0 हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो जो वेरिएबल हमने ऐड किए हैं, माइनस किए हैं, या आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उनके बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले हमने x4 को प्लस किया था। जिस वेरिएबल को प्लस करते हैं उसे स्लैक वेरिएबल कहा जाता है। तो वेयर x4 हमारे पास है स्लैक
वेरिएबल। उसके बाद हमने x5 और x6 को माइनस किया था, जिस वेरिएबल को हम माइनस करते हैं वो हमारे पास होता है सरप्लस वेरिएबल। तो ये हमारे पास है सरप्लस वेरिएबल। उसके बाद 7 और 8 आइडेंटिटी बनाने के लिए आए थे, इसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। तो x7 और x8 हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फेज फर्स्ट को हम शुरू करेंगे। टू फेज मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो फेज फर्स्ट शुरू करते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि फेज फर्स्ट के अंदर हमें करना क्या होता है, मैक्सिमम जेड में गिवन वेरिएबल जो कि हमारे पास क्या है x1 x2 x3, इनकी कॉस्ट क्या लेनी होती है, जीरो लेनी होती है फेज फर्स्ट के अंदर। तो x1 x2 x3 तीनों जो गिवन थे उनकी कॉस्ट मैंने जीरो ले ली। उसके बाद स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल, इनकी कॉस्ट भी हमें क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो x4 की कॉस्ट भी जीरो आ जाएगी, 5 और 6 इनकी भी जीरो आ जाएगी। 5 और 6 हमारे पास सरप्लस हैं और 4 स्लैक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होता है इसकी कॉस्ट हम क्या लेते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट लेते हैं -1 टू फेज मेथड के फेज फर्स्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास x7 के साथ माइनस लिखा जाएगा और x8 के साथ भी क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। और अब हम बनाते हैं फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो सबसे पहले यहाँ XB में सारे के सारे वेरिएबल लिखे जाते हैं। तो 1 से 8 तक सभी वेरिएबल मैंने लिख दिए। CJ में उनकी कॉस्ट लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास x6 तक तो सभी की कॉस्ट क्या है, जीरो, जो कि फेज फर्स्ट में हमें लेनी होती है। सभी वेरिएबल्स की कॉस्ट जीरो होती है। आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होते हैं उनकी कॉस्ट हम लेते हैं -1, तो यहाँ हमने -1 ले ली। ये एंट्रीज हम कर ही चुके हैं, नीचे सिर्फ 1 2 3 की रहती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 के साथ 1 1 और -3, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 और -3। फिर है 4 -1 1 4 -1 1। तो यहाँ पर हमने टेबल से देखकर इन वैल्यूज़ को रख दिया। लास्ट में है 2 3 -1, तो यहाँ आ गया 2 3 -1। और इस जगह पे जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, ये सामने जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास 8 2 4, ये वैल्यूज़ हमने XB में रखते होते हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी जो बनती है उसके अकॉर्डिंग VB और CB लिखते हैं। आइडेंटिटी में हमें ये है 1 0 0, आइडेंटिटी का 1 देखना होता है। उसके ऊपर है x4 0, तो 1 के इस तरफ भी आ जाएगा हमारे पास x4 0। फिर ये हमारे पास आइडेंटिटी का 1 है, यहाँ पर इस 1 के ऊपर है x1 -1, तो इस 1 के हमारे पास इस तरफ भी आ जाएगा x7 -1। फिर इस 1 के ऊपर है आइडेंटिटी के 0 0 1, आइडेंटिटी का 1 है ये x8 -1, तो इस तरफ भी लिख देंगे x8 -1। अब हम कैलकुलेट करेंगे ZJ - CJ, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि इसका फॉर्मूला होता है CB XJ -CJ। CJ की ये वैल्यूज़ है हमारे पास यहाँ जो आएंगी, CB ये वैल्यू है, XJ ये सारे हैं, पहले x1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर x2 से, फिर x3 से, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हम उनका CJ उठा लेंगे। देखिए यहाँ पर x6 तक तो CJ की वैल्यू जीरो ही है, x7 और x8 में -1 आएगी। तो x6 तक तो CJ माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो ही है, 7 और 8 में हम माइनस करेंगे। तो अब हम पहले CB और XJ का मल्टीप्लाई करते हैं। CB में ये फर्स्ट वैल्यू जीरो है, तो इसका मल्टीप्लाई चाहे x1 से हो रहा होगा, चाहे 2 से, चाहे 3 से, सभी में जीरो ही रहने वाला है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं, ये बनेगा -4 और ये बनेगा -2, तो टोटल हो गया -6। यहाँ आ जाएगा हमारे पास -6। ऊपर CJ माइनस करने वाला जीरो ही है, कहाँ तक, x6 तक, तो आंसर यही आएगा हमारे पास -6। नेक्स्ट हो जाएगा ये 1 पॉजिटिव, ये -3, तो बचेगा यहाँ पे -2। ये 1 नेगेटिव, ये 1 पॉजिटिव आपस में कट जाएंगे। ये हमारे पास जीरो और यहाँ भी जीरो, तो जीरो आ जाएगा। यहाँ हमारे पास +1 बनेगा, नीचे वाला जीरो बन रहा है तो +1, ऊपर वाला जीरो बन रहा है, ये हमारे पास +1 बन जाएगा। यहाँ हमारे पास बनेगा -1। अब हमारे पास CJ भी आ गया है। अब CJ की वैल्यू दोनों के लिए -1 है हमारे पास। तो अगर हम पहले CB × XJ करें, ऊपर वाला देखो जीरो ही बन रहा था, यहाँ ये बनेगा -1 और ये जीरो, तो -1 आ जाएगा। एक फॉर्मूले में माइनस था और एक हमारी CJ की खुद की वैल्यू भी -1 है, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस बन जाएगा, तो ये जीरो बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए कि एक तो फॉर्मूले में माइनस होता है, एक CJ का खुद का माइनस है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बनेगा, ये -1 बनेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर कट जाएगा और ये बनेगा जीरो।
अब हमारे पास यहाँ पर जेड जे माइनस जो सी जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आया, और हमें फेज फर्स्ट कब तक चलाना होता है, जब तक जेड जे माइनस सी जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। तो अब हम की एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। की एलिमेंट कब कैलकुलेट किया जाता है, जब हमारा जेड जे माइनस सी जे फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आता। तो यहाँ पर की एलिमेंट के लिए पहले मोस्ट नेगेटिव चुनना होगा। मोस्ट नेगेटिव है हमारे पास -6, तो मोस्ट नेगेटिव को चुन लिया है हमने। फॉर्मूला होता है मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स जे, और एक्स जे ग्रेटर देन 0 होता है। ये जो एक्स बी होता है वो ये वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। एक्स जे जो होता है जिस पर हमने एंट्री का साइन लगाता है उसकी वैल्यूज़ होती हैं, बस वो होनी ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो 8/1 करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। हमें मिनिमम लेना होता है, मिनिमम 1/2 है। दोनों एरो हमारे मिल रहे हैं 4 पर, तो फ्रेंड्स 4 हमारा बन जाएगा की एलिमेंट, जो कि नेक्स्ट टेबल को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। अब हमें ये चेक करना है कि बाहर कौन जाएगा। तो यहाँ पर की एलिमेंट की डायरेक्शन में किसको देखना होता है, आइडेंटिटी वाले 1 को। 1 ये भी है पर ये आइडेंटिटी वाला 1 नहीं है, यानी कि 0 1 0 वाला 1 नहीं है ये। उसके बाद 1 यहाँ आया, ये 0 1 0 यानी कि आइडेंटिटी वाला 1 ही है। जो आइडेंटिटी वाला 1 की एलिमेंट की डायरेक्शन में होता है वो नेक्स्ट टेबल में बाहर जाता है। अब बाहर जाने वाला है कौन, x7। x7 हमारे पास था आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो नेक्स्ट टेबल में हम x7 को नहीं लेंगे, यानी कि x7 हमारे पास ये नहीं आएगा नेक्स्ट टेबल के अंदर। x1 से x6 आएगा और फिर सीधा x8 आएगा। मैंने आपको बताया हुआ कि जब आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर जाता है तो हम उसे नेक्स्ट टेबल में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि आउटगोइंग वेरिएबल x7 इज आर्टिफिशियल, जो x7 बाहर जा रहा है वो आर्टिफिशियल है। सो वी नोट टेक x7 इन नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल में हम x7 नहीं लेंगे। नेक्स्ट टेबल में सबसे पहले रो बनेगी हमारी सेकंड, जिसमें कि की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, वो हमारी रो बन जाएगी। तो फ्रेंड्स हम 4 से डिवाइड करेंगे सेकंड रो को, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1/2, फिर 1 आ जाएगा, नेक्स्ट -1/4, 1/4 0, -1/4, एक्सिस के नीचे आएगा 0, और ये वाला लास्ट भी हमारे पास आ जाएगा 0। अब हम फर्स्ट रो फाइंड करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला होता है हमारे पास ओल्ड रो माइनस न्यू रो, और इनटू बाद में करते हैं। ओल्ड रो यानी कि जो भी ओल्ड रो निकालना चाहते हैं, हम पहले फर्स्ट निकालना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट रो यहाँ लिखेंगे, फिर अगर सेकंड निकालना चाहते हैं तो ओल्ड रो की जगह सेकंड आ जाएगी। न्यू रो में हमारे पास कौन सी रो रहती है, जो हमारी ये रो आई है यही रो रहती है। मल्टीप्लाई किससे करना है वो अभी क्वेश्चन में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट रो फाइंड करना चाहते हैं, तो ओल्ड रो में हम पहले फर्स्ट रो क्या थी वो लिख देंगे। जैसे ये 8 से लेकर के 0 तक, इसे नहीं लिखना क्योंकि x7 तो हमने छोड़ना ही है, तो 8 से लेकर के 0 तक मैंने लिख दिया। माइनस न्यू रो, न्यू रो में ये वाली रो आएगी जो की एलिमेंट से बनती है, हमेशा वही आती है। मल्टीप्लाई किससे करना होता है, जैसे अगर हम फर्स्ट रो बना रहे हैं तो की एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट रो में क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 1 था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा फर्स्ट 15/2, इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट बनेगा 0, नेक्स्ट ये +1/4 हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास बन जाएगा 5/4। ये हमारे पास बन जाएगा -13/4, नेक्स्ट 1 +1/4 0 0। ये हमारे पास इसमें फर्स्ट रो की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसी ही फॉर्मूले से हम हमारी थर्ड रो को फाइंड करेंगे। ओल्ड रो हमारी चेंज हो जाएगी, न्यू रो यही रहेगी, और मल्टीप्लाई किससे करना होगा, जैसे यहाँ 1 से किया था तो अब मल्टीप्लाई होगा हमारा 2 से। तो थर्ड रो जो हमारी 4 से लेकर के हम 1 तक लिखेंगे, यहाँ पर हमने 4 से लेकर के 1 तक लिखा है। माइनस न्यू रो करना होता है, न्यू रो में यही आएगी जो की एलिमेंट से बनी होती है, उसे लिख दिया है। और अब हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, थर्ड रो में की एलिमेंट के नीचे क्या है 2, थर्ड रो में 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉल्व करने पर ये हमारा आंसर बना है 3 0 7/2 -3/2 1/0 1/2 -1 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम निकालेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग VB और CB। तो ये है आइडेंटिटी का 1, इसके ऊपर है x1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 0। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी का 1 यहाँ है, इसके ऊपर है x4 0, तो 1 के इस तरफ भी आ जाएगा x4 0। लास्ट है आइडेंटिटी का 1 यहाँ पर x8 -1, तो यहाँ आ जाएगा x8 -1। अब हमें कैलकुलेट करना है ZJ माइनस CJ, तो उसके लिए CB का मल्टीप्लाई हर एक्स से करते हैं और माइनस में क्या करते हैं
सी जे हम। अब देखिए जब सी बी का मल्टीप्लाई हर एक्स से करेंगे तो पहले दो ये तो जीरो ही हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही बनेगा, यानी कि सिर्फ लास्ट का मल्टीप्लाई करना है हमें और सी जे माइनस करते जाना है। तो यहाँ हो जाएगा जीरो, एक्स सिक्स तक जीरो ही है, सी जे भी, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा मल्टीप्लाई करते हुए वही आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ बना जीरो, यहाँ बनेगा हमारे पास -7/2, ये बन जाएगा हमारे पास 3/2, यहाँ बनेगा जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा यहाँ पर 1, ये हो जाएगा -1, और सी जे माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा जीरो, जैसे पहले हमारे पास बना था। तो यहाँ पर हमारे पास अब फिर से हमारा जो जेड जे माइनस सी जे है फॉर ऑल, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो नहीं आया। तो फेज फर्स्ट तब तक चलेगा जब तक कि हमारा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो नहीं आता। नेगेटिव में से हमें मोस्ट नेगेटिव को चुनना होता है। ये हमारा जो 7/2 है 3.5 बनेगा, तो ये हमारा बड़ा होगा नेगेटिव, इसे हम यहाँ पे चूज करेंगे और फिर फाइंड करेंगे की एलिमेंट। सेम ही फॉर्मूला है हमारा, एक्स बी अपॉन एक्स जे करना होता है और एक्स जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर ये एक्स बी की वैल्यू है और ये एक्स जे की वैल्यू है। तो फर्स्ट पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 15/2 अपॉन 5/4 करेंगे हम पहले, 15/2 अपॉन 5/4, तो ये कटेगा हमारा 2 पर और ये 5 से कट जाएगा 3 पर, और आंसर आ जाएगा इसका 6 हमारे पास। सेकंड डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है हमारे पास, हमारा एक्स जो डिवाइड वाला है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ये हमारा नेगेटिव होगा। और लास्ट जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 अपॉन हम करेंगे यहाँ पर 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6/7। ये दोनों में से हमें मिनिमम चूज करना है, मिनिमम है हमारा 6/7, तो दोनों एरो मिलते हैं 7/2 पर। ये हमारा की एलिमेंट है जो नेक्स्ट टेबल बनाने में हमारी हेल्प करेगा। अब हमें चेक करना है कि बाहर कौन सा वेरिएबल जाएगा। तो की एलिमेंट की डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाले वन को ढूंढना है। ये 0 0 1 आइडेंटिटी वाला वन है, तो यानी कि x8 बाहर जाएगा, और x8 है कौन, -1 कॉस्ट वाला, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो x8 को हम नेक्स्ट टेबल में नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टेबल में मैंने x8 को भी बाहर कर दिया है, यानी कि हम इस पर भी ऐसे ये लाइन लगा देते हैं। एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ ध्यान रखने के लिए कि x8 की वैल्यूज़ को हम नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले लास्ट रो बनेगी जिसमें की एलिमेंट है, हम क्या करेंगे, इसको की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो 3/7/2 करेंगे, ये तो हम सोल्व कर ही चुके हैं, इसका आता है हमारे पास 6/7। नेक्स्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो -3/7, यहाँ 0 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा तो 1/7 आएगा, और लास्ट आ जाएगा माइनस का 2/7। अब ओल्ड रो माइनस न्यू रो के फॉर्मूले से हम हमारी बाकी की बची हुई दो रो निकालेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई भी करते होते हैं। अगर सेकंड रो निकाल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई -1/4 से करेंगे, और फर्स्ट रो निकाल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई 5/4 से करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सेकंड रो फाइंड किया है। पहले तो हमने ओल्ड रो सेकंड लिख ली, ये 1/2 से लेकर के 0 तक। फिर लिखना होता है न्यू रो, तो न्यू रो में हमने जो की एलिमेंट से बनती है, जो कि थर्ड रो है, उस न्यू रो को लिख लिया हमने। और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड बना रहे हैं तो सेकंड में -1/4 है, तो हम मल्टीप्लाई इस पूरे में किससे कर दिया, -1/4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आंसर हमारे पास आया 5/7, 10, ये हमारे पास आंसर आया। इसी तरीके से हम किसको फाइंड करेंगे, अब फर्स्ट रो को। ओल्ड रो में कौन सी रो लिखी जाएगी, फर्स्ट रो लिखी जाएगी यहाँ पर। न्यू रो में तो यही लिखी जाएगी जो की एलिमेंट से बनती है। मल्टीप्लाई किससे होगा, 5/4 से, उससे हमारे पास ये आंसर आएगा। अब हम लिखेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वी बी और सी बी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी का 1 है, उसके ऊपर है x1 0, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा हमारे पास x1 0। नेक्स्ट आइडेंटिटी का 1 ऊपर है x2 0, तो इस तरफ आ जाएगा x2 और 0। फिर है हमारे पास यहाँ पर 1 और इस पे x4 0, तो यहाँ आ जाएगा x4 और 0। तो फ्रेंड्स अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे। तो इसके लिए सी बी का मल्टीप्लाई हर एक्स से करना होता है, और माइनस में क्या करना होता है, सी जे। फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर कि हम सी बी का मल्टीप्लाई हर एक्स से करेंगे और उसी के सामने वाला सी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सभी के सभी जो माइनस करने वाले सी जे हैं वो 0 हैं, और सी बी भी पूरे का पूरा 0 है। तो जब भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, और माइनस भी 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो हम अब लिखेंगे कि हमारे पास फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे क्या आया है,
ग्रेट इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 0। तो चाहे ग्रेटर देन आए चाहे इक्वल 0 आए, हमारा फेज फर्स्ट वहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे हमारा फेज सेकंड। फेज सेकंड के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो मैक्सिमम जेड हमें लेना होता है ये ओरिजिनल वाला लेना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेज सेकंड के लिए मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू, ओरिजिनल में हमारे पास था 2x1 माइनस x2, 2x1 माइनस x2 प्लस x3, प्लस में क्या है x3, और इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल आए हैं x4, x5, x6, जो कि स्लैक और ये दोनों सरप्लस थे। इनकी कॉस्ट हमारे पास क्या होती है 0। तो ये हम यहाँ पे इनकी कॉस्ट लेंगे 0x5, 0x6। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारे पास ये जो x1 से x6 वेरिएबल बचे हैं इनमें कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। x7 और x8 आर्टिफिशियल वेरिएबल थे जिनको हम बाहर कर चुके हैं। अगर हमारा zj माइनस cj ग्रेटर देन या फिर इक्वल 0 आ जाए और हमारे पास इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी बचा हो तो उस सिचुएशन में नो फिजिबल सोल्यूशन यानी कि इनफिजिबल सोल्यूशन मिलता है, जिस पर हम बिगर मेथड में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर हमारे पास zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल 0 हो और आर्टिफिशियल वेरिएबल बचा हुआ हो, आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक टेबल में भी हो और उसकी वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0, जिस पर हम नेक्स्ट लेक्चर भी करेंगे। अगर ऐसा हो तो नो फिजिबल सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पर अब हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचा है तो हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बच जाता तो नो फिजिबल सोल्यूशन हमारा बनता। तो मैक्सिमम जेड में फेज सेकंड में क्या करना होता है, जो क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल मैक्सिमम जेड था उसकी कॉस्ट ले लेंगे। स्लैक और सरप्लस की कॉस्ट हम क्या लेते हैं फ्रेंड्स 0 लेते हैं। फ्रेंड्स फेज सेकंड के अंदर हम कॉस्ट ओरिजिनल ले लेंगे। ये सीजे की वैल्यू ये थी, मैंने ऊपर लिखनी थी जो कि नीचे लिख दी है, और एक्स बी में ये वेरिएबल लिखे जाते हैं जो कि ऊपर लिख दिए हैं मैंने। तो अब यहाँ पे करना क्या होता है, हमारे पास x1 की कॉस्ट 2 है तो मैंने 2 लिख दी, -1 1 बाकी की 0 है। उसके बाद फेज सेकंड की फर्स्ट टेबल में हमारे पास ये जो रो आई हुई हैं ये फेज फर्स्ट की जो लास्ट टेबल की रो आई थी सेम टू सेम हमें उठा करके वैसे के वैसे लिखनी होती है। जब यहाँ पे हमारा ये इक्वल 0 आ जाता है तो यहाँ ये पूरी रो हमारी सेम टू सेम वैसे की वैसे आती हैं। वेरिएबल भी वी के अंदर जो पहले थे x4, x1 और x2 थे, अब भी हमारे पास यहाँ पर आएंगे x4, x1 और x2। लेकिन पहले हमारे पास सभी की कॉस्ट क्या थी 0 थी, क्योंकि फेज फर्स्ट के अंदर हम सभी की कॉस्ट क्या लेके चलते हैं 0 लेकर के चलते हैं। लेकिन फेज सेकंड में अब x1 की कॉस्ट हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ लिखा जाएगा फ्रेंड्स 2। x2 में है -1 तो यहाँ -1 लिखा जाएगा, और x4 में है 0 तो यहाँ 0 लिखा जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर zj माइनस cj। मल्टीप्लाई के लिए हमें वही करना होगा, हर cb का मल्टीप्लाई x से करेंगे और बाद में क्या माइनस करते होते हैं ये cj की वैल्यू। तो ये तो 0 ही है, चाहे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम इसका। यहाँ बनेगा 2 0, तो ये बना 2 -2 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है CB का मल्टीप्लाई x से और बाद में CJ को माइनस करना है, तो -2 करेंगे। यहाँ बनेगा 0, ये भी 0, यहाँ बनेगा -1, तो -1 इसकी वैल्यू आई है फॉर्मूले में माइनस, और खुद CJ की वैल्यू में माइनस कट जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। नेक्स्ट ये बनेगा हमारे पास 2/7, ये हमारे पास बनेगा प्लस का 3/7, और माइनस किसे करना है 1 को, तो ये 7 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 7/7, यानी कि माइनस का 3/7 हमारे पास आ जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारे पास अगर यहाँ 7 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 5, तो 7 यहाँ आ जाएगा, ये 5, तो माइनस का क्या बचेगा 2/7। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनेगा 0, यहाँ भी 0 और माइनस भी 0 कर रहे हैं हम। नेक्स्ट बनेगा हमारे पास माइनस का 6/14, जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1/7। ऊपर हमारे पास क्या है 0, ये कट करेंगे तो 3/7 बनेगा, 7 एलसीएम आएगा -3 - 1, यानी कि माइनस का 4/7। लास्ट में हमारे पास बनेगा 2 यहाँ बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 2/7। ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 1/7, और ये बन जाएगा प्लस का 2/7। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/7। ये माइनस का 1/14 था, यहाँ भी हमारे पास क्या है माइनस का 1/14, जो कि यहाँ पे हमें लिखना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स
की एलिमेंट। की एलिमेंट का फॉर्मूला क्यों की एलिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये ग्रेटर देन जीरो नहीं बना। फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो नहीं बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मैंने ये माइनस जो 1/14 था इसकी जगह प्लस 1/14 लिखा हुआ था, यहाँ भी प्लस लिखा था, तो अब माइनस करना है इसको, ये ध्यान रखना है हमें। फॉर्मूला है इसका मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स जे, और एक्स जे हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ये एक्स जे होता है कौन सा है, जिसपे हम क्या करते हैं, एंट्री का साइन लगाते हैं। तो एंट्री का साइन किस पे लगता है, मोस्ट नेगेटिव पर। दोनों में अगर डिवाइड करेंगे तो बड़ा नेगेटिव हमारे पास बनेगा ये वाला। अब इसमें जो डिवाइड वाले होते हैं वो ये नंबर आएंगे, ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो यहाँ तो हमारा कुछ निकलेगा ही नहीं। डिवाइड सिर्फ ये दोनों होंगे हमारे, यानी कि 45/7 डिवाइड करेंगे 1/14 से, तो ये हमारे पास आएगा 45/7 डिवाइड हो रहा है ये 1/14 से, तो ये हमारे पास कट जाएगा 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा फ्रेंड्स 90। फर्स्ट में हमारे पास बन रहा है 90, और नेक्स्ट अगर देखें इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 6 बचेगा। मिनिमम हमें लेना है तो ये हमारा एरो यहाँ पे लगेगा। दोनों एरो मिल रहे हैं 1/7 पर, तो अब ये हमारा 1/7 की एलिमेंट बना है। अब हम देखते हैं बाहर कौन जाएगा। इसके डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला वन ये है, तो x2 बाहर जाएगा, लेकिन अब x2 आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो हम x2 को नेक्स्ट टेबल में भी कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम थर्ड रो को डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से 1/7 से, तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 1/1/7 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, -3 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 ही है, खुद से करेंगे तो 1 आएगा फ्रेंड्स, और यहाँ 7 से 7 कटेगा, -2 आ जाएगा। अब हमें सेकेंड रो और थर्ड रो को इस फॉर्मूले से निकालना है, ओल्ड रो माइनस न्यू रो से। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो सेकंड पहले ओल्ड रो लिखेंगे, यानी कि 5/7 से लेकर के -1/14 तक ये हमने ओल्ड रो लिख दी। फिर न्यू रो लिखनी होती है। न्यू रो हमारी की एलिमेंट से आई है, जो कि थर्ड रो है, ये वाली है न्यू रो। 6 से लेकर के -2 तक हमें इसे लिख दिया है। और फिर क्या करना होता है, जो भी रो फाइंड कर रहे हैं, जैसे सेकंड कर रहे हैं तो की एलिमेंट के ऊपर सेकंड में -3/14, तो -3/14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करने पर ये हमारे पास आंसर बनेगा। इसी फॉर्मूले से अब हम किसको फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो को, यानी कि ओल्ड रो में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट रो लिख लेंगे, न्यू रो यही रहेगी। मल्टीप्लाई किससे करना है, अब 1/14 से करना है, और सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये आई है हमारी फर्स्ट रो। अब हम लिखेंगे वी बी एंड सी बी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो आइडेंटिटी का 1 इसके ऊपर है x1 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x1 2। फिर ये है हमारे पास आइडेंटिटी का 1, इसके ऊपर x4 0, तो यहाँ आएगा x4 और 0। लास्ट आइडेंटिटी का 1 यहाँ है इसके ऊपर x5 0, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x5 0। अब कैलकुलेट करेंगे जेड जे माइनस सी जे, जिसमें सी बी का मल्टीप्लाई हर x से करना है और माइनस में क्या करना है, सी जे। तो ये दोनों तो जीरो ही हैं फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई सिर्फ इसी का ही होगा। यहाँ बनेगा 2 -2 0 आ जाएगा। यहाँ पर बनेगा 3 + 1 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा होता है सी बी एक्स जे माइनस सी जे। एक फॉर्मूले माइनस होता है, एक सी जे खुद माइनस है, तो प्लस बन जाएगा। ये बनेगा माइनस का 1 यहाँ पे हमारे पास, और ये -1, और फिर सी जे भी 1 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट बनेगा 0, माइनस भी 0 करना है, यहाँ बनेगा 0 माइनस भी 0 करना है, और लास्ट बनेगा 1 माइनस का और -0 करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 नहीं आया। तो हमें क्या करना होता है, इनमें से मोस्ट नेगेटिव के ऊपर एंट्री का साइन लगाना होता है, और फिर नेक्स्ट टेबल के लिए हम फाइंड करते हैं की एलिमेंट। फॉर्मूला होता है मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स जे, और एक्स जे होता है ग्रेटर देन 0। एक्स बी की वैल्यू तो ये आती है, यानी कि ऊपर तो ये वैल्यू आएंगी, एक्स बी की जगह पे 6 2 6 डिवाइड में आएंगी ये वैल्यू हमारे पास, जिसपे एंट्री का साइन लगा होता है। लेकिन यहाँ ये तीनों ही वैल्यू नेगेटिव है, हमारे पास जो डिवाइड वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तो हम की एलिमेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी भी हम की एलिमेंट फाइंड ना कर पाएँ, तो उस एलपीपी का जो प्रॉब्लम सोल्यूशन होता है वो हमारा अनबाउंडेड सोल्यूशन होता है। क्योंकि हम की एलिमेंट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, एक्स जे जो डिवाइड वाला होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिवाइड वाली कौन से मिलती हैं, जिस पे एरो लगा होता है। यहाँ तीनों ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव हैं, कोई भी ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो की एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी आर अनेबल टू फाइंड
की एलिमेंट, देयरफॉर गिवन एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।